नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व की राजनीति की किताब का अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और आज है इसका लेक्चर नंबर 3 और इस चैप्टर के बाद हमारा एक और चैप्टर बाकी रहेगा। अभी तो इस चैप्टर में भी आएंगे 3-4 लेक्चर्स और आएंगे, बट इसके बाद एक चैप्टर और बाकी है, फिर हमारी ये किताब भी कंप्लीट हो जाएगी और 12th का जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम राजनीति विज्ञान में पढ़ रहे हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और ये है बच्चों आप लोगों के लिए आपका अपना लर्निंग शेयर आर्ट्स का एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन पे है आप लोगों के लिए कोर्सेज। कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान, कक्षा 12 भूगोल के कोर्सेज हैं, और ये कोर्सेज नाम मात्र फीस में आप लोगों को मिल रहे हैं। इतनी सी फीस पे जितना आप 3-4 दिन में ही खर्च कर देते हैं। इन कोर्सेज में आपको सुविधा मिलेगी, डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा बच्चों। आज बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम कमेंट में लिखते हैं कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो कैसे सोल्व हो, क्योंकि अब बच्चा पहले का वीडियो देख रहा है तो भैया मैं कैसे हर डेली जो पुराने वीडियोस है वो देखूंगा। इसलिए डाउट सॉल्विंग ग्रुप में जुड़ जाओगे, डेली जो भी डाउट डालोगे वो सोल्व हो जाएगा। ये जो अब आप वीडियो को रोक रोक करके लिखते हो वो लिखने की झंझट खत्म, क्योंकि पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ के अलावा पूरे चैप्टर के शानदार हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अब खुद को चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी एप्लीकेशन पे हो जाएंगे, और आखिरी में जाकर के जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर भी करा देंगे। तो मतलब पूरी जो तैयारी है 0% डाउट 100% मार्क्स वाली जो तैयारी है वो आपकी होने वाली है। ऐसी अनेकों सुविधाएं आपको एप्लीकेशन पर इन कोर्सेज में मिलने जा रही है। तो कोई भी विद्यार्थी बिल्कुल भी ना चुके और इस बार 100 पर टारगेट करें, और 100 के टारगेट के लिए बच्चों नाम मात्र फीस में आप ये कोर्सेज परचेज करिए। आपके पास तीनों सब्जेक्ट है तो तीनों का अलग अलग है, लीजिए। 2 है तो 2 लीजिए, नहीं तो राजनीति विज्ञान तो आप देख रहे हैं तो राजनीति विज्ञान का तो जरूर लीजिए। लेने के लिए आपको इन 2 नंबरों पर कॉल करना है और टीम को कहना है कि सर मैम मेरा ये कोर्स चालू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और आज हम लोग पढ़ेंगे साझी परंतु अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था साझी संपदा की चर्चा करी है। साझी संपदा, वैश्विक संपदा, मानवता की जो विरासत है उनकी हम चर्चा कर मतलब हम ये कहते हैं कि पूरे विश्व में, इस पूरी पृथ्वी पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो साझी संपदा है। मतलब उस पर अधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक समुदाय का नहीं है, संपूर्ण सभी का है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें वायुमंडल की, हम लोग बात करते हैं, ठीक है, स्पेस की, अंतरिक्ष की हम लोग बात करते हैं, अंटार्कटिका वाला जो इलाका है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये साझी संपदा है और साझी संपदा पे सबका ही अधिकार है, और इसलिए उनकी रक्षा करना भी ये सबकी जिम्मेदारी है। प्रकृति को, पर्यावरण को बचाना ये सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि नुकसान अगर किसी ने भी पहुंचा है परंतु उसकी भरपाई सबके द्वारा ही होगी। सबको ही सही तरीके से चल करके उन सबको संरक्षित करना होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये कि साझी है परंतु अलग अलग जिम्मेदारी है। मतलब जो जिम्मेदारी है वो साझी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे विश्व की जिम्मेदारी है कि हम हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखें, हम हमारे पर्यावरण को बचा करके रखें, हम कम से कम प्रदूषण करें, कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम हो। इस प्रकार की घटनाओं की बात कही गई कि ये हमारी साझी जिम्मेदारी है। वायुमंडल को स्वच्छ रखें, प्रदूषण न हो, ये सबकी जिम्मेदारी है। परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। कैसे अलग अलग? ऐसे है कि अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जो उत्तरी गोलार्ध हैं उन्होंने तो भैया खूब विकास कर लिया, बड़े बड़े उद्योग बना लिए, उन उद्योगों से खूब प्रदूषण फैला लिया, सब कुछ कर लिया। अब दक्षिणी गोलार्ध वाले कहते हैं भैया हमने तो भी विकास करना शुरू ही करा है, हमने तो आज तक कहां तो कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हमारे यहां से रिलीज हुई है, कौन सा हमने ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं और हमने विकास भी नहीं करा। तो कैसे फिर हमारा काम कैसे चलेगा? इसलिए हमारे लिए तो प्राथमिकता है कि सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण का प्रबंधन हो। और जो उत्तरी गोलार्ध के हैं वो कहते हैं कि नहीं सब देखो पर्यावरण कितना खराब हो रहा है, इसको बचाना चाहिए, सबको मिलाकर के बचाना चाहिए। तो दक्षिणी गोलार्ध के लोग कहते हैं बिल्कुल बचाना चाहिए, परंतु इसमें ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? उत्तरी गोलार्ध वालों की है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जब उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वह उसकी ज्यादा भरपाई करे। मतलब वह इस पर्यावरण प्रदूषणों को कम करने में, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में और पर्यावरण की स्थिति को सुधारने में भी अपना ज्यादा योगदान दे, क्योंकि पर्यावरण को जो खराब भी ज्यादा करा है वो उन्होंने करा है। मतलब हम सबकी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को सुधारे, परंतु ये भी अलग अलग है कि अगर आपने नुकसान ज्यादा पहुंचाया है तो आप उसकी ज्यादा भरपाई करिए और हमने कम नुकसान पहुंचाया तो हम कम भरपाई करेंगे। मैं आपको एक आसान सा एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक मकान है और वो मकान किराए पर दिया जाता है। उस किराए के मकान में अगर हम लोग देखें
तो ये जैसे एक ऊपर का पोर्शन हो गया और एक नीचे का पोर्शन हो गया। नीचे के पोर्शन में जो फैमिली रहती है उसमें टोटल 6 मेंबर है, 6 मेंबर है, और ऊपर जो फैमिली रहती है उसमें मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर है। ऊपर वाली जो फैमिली है उनके घर में ना फ्रीज है, ना कोई गर्म करने के लिए कुछ है, पानी वानी गर्म करने के लिए जैसे हम कहते हैं राड आती है या गीजर वीजर आते हैं, वो भी नहीं है। उसके अलावा वो लोग फ्रीज का यूज नहीं कर रहे हैं, एसी का यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी जहां से कुछ ज्यादा बिजली का खर्चा आता हो ऐसा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान लो, और ये जो नीचे वाले जो मेंबर है ये अच्छी खासी फैमिली है, तो इनके पास फ्रीज भी है, एसी भी है, गीजर भी होता है, सारी जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो है। अब जब मान लो बिजली का बिल आया तो क्या बिजली का बिल यहाँ पे बराबर भरा जाए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अभी ऊपर वाले सीधा सा कहेंगे भाई पहली बात तो हमारे मेंबर आधे, ये 6 मेंबर है, हमारे 3 ही मेंबर है। दूसरी बात यह है कि इनके घर में नीचे वाले फ्रिज भी यूज करते हैं, एसी भी यूज करते हैं, ठीक है, सर्दियों में गीजर भी यूज करते हैं, और वॉशिंग मशीन भी चलती है। सारे जो है इलेक्ट्रिसिटी वाले है वो काम होते हैं। बोले हमारे क्या चलता है? हमारा तो एक पंखा चलता है, कपड़े हाथ से धुलते हैं, पानी मटके का पीते हैं, तो हम तो यूज ही नहीं करते, और बाकी हम तो ठंडे पानी से नहाते, साहब हमें तो नहीं चाहिए गीजर वीजर। तो अब यहाँ पर जिम्मेदारी है कि भैया ये जो घर है ये साझा है, भाई किराए पर है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है उसको सही रखना, और ऊपर वाले की भी जिम्मेदारी है, दोनों की है। परंतु जिम्मेदारियां तो अलग अलग होंगी ना। अब भैया तू भी इतने मेंबर इतनी बिजली जलाओ और मैं बिल्कुल कम बिजली जलाऊं, तो भी क्या मैं भुगतान ज्यादा करूंगा? कि नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करता। तो यहां पर बस इतनी सी बात है, आप यही देख लो कि ये जो दक्षिणी गोलार्ध का जो देश है, अब अगर हम पृथ्वी को देखें तो दक्षिणी गोलार्ध वाले यही कह रहे हैं कि भैया इन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो भरपाई भी ये ज्यादा करें। हमने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारे कहां पर तो कितने उद्योग है, कितनी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर है, तो हम क्यों इतनी जो है नुकसान उठाए? तो नुकसान उन्होंने ज्यादा करा है तो उसकी भरपाई भी वही करे। आज का टॉपिक बस इतना सा है, जैसे ये मकान वाला आपको समझाया वही आज हमें समझना है कि साझी हमारी सबकी जिम्मेदारियां है, साझी संपत्ति की हमारी जिम्मेदारियां है, परंतु हमारी जिम्मेदारी अलग अलग है। जिन्होंने पर्यावरण को, प्रकृति को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो ज्यादा भरपाई करे, और जिन्होंने अभी तक सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित है वो सामाजिक आर्थिक विकास भी करे, परंतु इस बात का ध्यान रखे कि साहब पर्यावरण को ध्यान में रखना है, पर्यावरण को बचाना है, मतलब सतत पोषणीय विकास के आधार पर अपना विकास करें। आइए देखते हैं लेक्चर। पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। तो ये हम लोग लास्ट लेक्चर तक जान चुके हैं कि पर्यावरण को लेकर के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी हेमिस्फीयर के जो देश हैं उनके रवैये में, रवैये का मतलब एक प्रकार से जो उनका एटीट्यूड है, उनका नजरिया है, उसमें अंतर है। दक्षिणी गोलार्ध वाले ये कहते हैं नहीं नहीं साहब बराबर कैसे, नुकसान उन्होंने ज्यादा पहुंचाया तो वो भरपाई करें। उत्तरी गोलार्ध वाले कहते हैं भैया देखो पर्यावरण तो सबका है तो सब उसकी भरपाई करें, चलो अब सब मिलकर के ग्रीन हाउस गैसेस को कम करते हैं। तो दोनों का रवैया अलग अलग है, अंतर है इसमें। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। उत्तर के जो विकसित देश हैं, अब जो उत्तर गोलार्ध है, उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें ज्यादातर विकसित देश है, अमेरिका हो गया है, यूरोप के हैं जो ज्यादातर विकसित देश हैं, एशिया के काफी जो है देश धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहे हैं। तो ज्यादा अगर बात करें तो यूरोप और अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे। तो वहां के जो विकसित देश है वो पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। तो उत्तर के विकसित देश ये कहते हैं देखो भाई आज की दशा देखो, प्रेजेंट को देखो कि वर्तमान में क्या स्थिति हो रही है पर्यावरण की, कितना जो है ओजोन कमजोर पड़ चुकी है, ओजोन में छेद हो चुका है, ये देखो हिम जो है बर्फ है वो पिघलने लग गए हैं ग्लेशियर से, ये देखो ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है। इन सारे नुकसानों को ध्यान में रख करके चर्चा करी जाए, मतलब आज क्या पर्यावरण की दशा है इसके हिसाब से एक तैयारी करी जाए, और वो तैयारी सब सारे जो देश है वो मिलजुल करके करें। मतलब ये तय कर लिया जाए साहब कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है, इतने पेड़ पौधे लगाने हैं, ये करना है, वो करना है सारे, और वो काम सब के सब करे, सारे देश करे, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध का हो दक्षिणी गोलार्ध का हो। ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता अपना तो डेवलपमेंट हो चुका है, अपने तो जितने उद्योग बन गए उनको तो बंद करेंगे नहीं, उनको तो कोई बंद करवाने वाला है भी नहीं, तो वो तो चलेंगे। उनमें से चाहे कार्बन डाइऑक्साइड निकलो, चाहे कोई सा धुआं निकलो, चाहे कोई सा गैस निकलो, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दक्षिणी गोलार्ध वालों का तो विकास हुआ ही नहीं है, तो उनका विकास रुक जाएगा, मजा आ जाएगा, ऐसा उत्तरी गोलार्ध वाले सोच रहे हैं। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। तो सीधा सा मुद्दा उत्तरी गोलार्ध के जो विकसित देश है उनका इतना सा मुद्दा है कि पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण को बचाने के मामले में हर देश की जो जिम्मेदारी है वो बराबर हो। आज का अगर टॉपिक मैं शॉर्ट में अगर आपको समझा दूं तो मैं सिर्फ इतना सा कहता हूं, अगर ये हमारी पृथ्वी है और ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध वाले कहते हैं कि जो जिम्मेदारी हो
वो क्या हो, बराबर हो, मतलब सबकी जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। और दक्षिणी गोलार्ध वाले ये कहते हैं कि नहीं भैया, अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने नुकसान ज्यादा पहुंचाया तो भरपाई ज्यादा करे, और हमने कम नुकसान पहुंचाया तो हम कम भरपाई करें। जैसा कि सीधी सी बात, अभी जो नीचे वाला जो है मकान में रहने वाला व्यक्ति है वो तो ये कहता होगा नहीं साहब, बिल तो, बिजली का बिल तो बराबर दिया जाए, आधा वो दे आधा मैं दे, क्योंकि घर में रह रहे हैं। पर ये क्या चाहेगा, ये कहेगा कि नहीं नहीं भाई आधा कैसे, तो ये तो बराबरी की बात कर रहा है, जैसे कि ये उत्तरी गोलार्ध वाले कर रहे हैं। और वो कह रहा है, ऊपर रहने वाला कह रहा नहीं साहब, हम तो 3 मेंबर है और बिजली जलाने वाले कोई ऐसे साधन भी हमारे पास नहीं, तो हम क्यों इतना पे करें। तो वो कह रहा नहीं साहब, अलग अलग बिल लिया जाए, तो जैसे कि दक्षिणी गोलार्ध वाले कह रहे हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। तो दक्षिण के जो विकासशील देश है उनका यह कहना है कि विश्व में जो पारिस्थितिकी है, जो इकोलॉजी है, ये जो पूरा पर्यावरण है, ये जो पूरी प्रकृति है, नेचर है, इसको जो अधिक नुकसान पहुंचा है, वो अधिक नुकसान, ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो किसके कारण पहुंचा है, विकसित देशों के औद्योगिक विकास के कारण पहुंचा है। इन विकसित देशों में जो ज्यादा औद्योगिक विकास हुआ है, जो ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण पहुंचा, क्योंकि इन लोगों ने अंधाधुंध डेवलपमेंट करा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करा, खूब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई, उनमें से धुआं, बुरी तरीके से धुआं निकल रहा है, वहां से सारा का सारा जो वेस्टेज है वो वाटर बॉडीज में जा रहा है, पानी जहां पर इकट्ठा है वहां जा रहा है, पानी को प्रदूषित कर रहा है, हवा को प्रदूषित कर रहा है। इन लोगों ने सारे पेड़ वेड़ जंगल वंगल काट दिए सिर्फ अपने उद्योगों के चक्कर में, और आज इन लोगों ने अपना जो जीवन है वो लग्जरियस बना लिया है। ठीक है, आज इनके पास सब कुछ है, आज लोगों के पास बेहतर मकान है, बेहतर आर्थिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, पर जो दक्षिणी गोलार्ध के लोग हैं उनके पास ऐसा जीवन नहीं है। और उस जीवन को पाने के लिए थोड़ा सा हमें विकास करना होगा, और थोड़ा बहुत विकास जब हम कर रहे हैं, वो विकास करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पर्यावरण के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। हाँ, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम सतत पोषणीय विकास की राह पर चलेंगे, मतलब पर्यावरण इस प्रकार से हम जो विकास है इस प्रकार से करेंगे कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारा विकास भी होता रहे। ये बात दक्षिणी गोलार्ध कह रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध का ये कहना है कि विकसित देशों के कारण, इनके औद्योगिक विकास के कारण ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जब नुकसान ज्यादा इन्होंने करा है तो भरपाई भी यही ज्यादा करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। अब जैसे चलिए उसी मकान में मान लेते हैं, उसी मकान में अपन ने मान लिया कि भैया जो नीचे वाले हैं उनसे क्या हो गया, एक गेट टूट गया, गेट टूट गया, जैसे मान लो लकड़ी का जो गेट था वो टूट गया, ये जैसे मान लो चलो कोई है ना कांच वाच था, पूरा कांच का गेट था, वो कांच का गेट टूट गया। और एक जो ऊपर वाले हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ जो कांच के गेट की जो कुंडी थी ना, कुंडी समझते हैं ना जो लॉक करते हैं, वो वाली है, वो टूट गई। अब एक बात बताओ, जब नुकसान कितना है, अब उसका कांच का पूरा गेट टूटा, भाई महंगा पड़ेगा, और एक कुंडी टूटी, दोनों में डिफरेंस है। तो मतलब नुकसान किसने ज्यादा करा है, नीचे वालों ने ज्यादा करा तो वो ज्यादा पे करे, कम ऊपर वालों ने कम पे करा तो वो कम नुकसान पे भरे। यही बात यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध के लोग कह रहे हैं कि हमने नुकसान कम करा है तो हम कम भरेंगे ना। हाँ, हम अब से ध्यान रखेंगे कि सतत पोषणीय विकास करना है, पर विकास तो हम लोग करेंगे। पहली हमारी जो जरूरत है वो सामाजिक और आर्थिक विकास है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए। मतलब उत्तरी गोलार्ध के देश, ये दक्षिणी गोलार्ध के देश, विकासशील देश यही कहते हैं कि अगर इन विकसित देशों ने, इन उत्तरी गोलार्ध के देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ज्यादा हार्म पहुंचाया, ज्यादा हानि पहुंचाई है, तो अब उन्हें भरपाई की जो जिम्मेदारी है वो भी ज्यादा उठानी चाहिए। जब नुकसान तुम लोगों ने ज्यादा करा था तो भरपाई में भी ज्यादा जिम्मेदारी उठाओ। तुमने खुद के देशों का विकास जब सबसे पहले ज्यादा विकास कर लिया है, तो अब आज कहीं उस विकास से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की बात आ रही है, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा कम करने की बात आ रही है और पर्यावरण को बचाने की बात आ रही है, तो उसमें भी भागीदारी आप ज्यादा दीजिए। इसके अलावा विकासशील देश अब भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। इसके अलावा विकासशील देश अब भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो जो दक्षिणी गोलार्ध के देश है वो कह रहे हैं कि जो अभी विकासशील देश है, ये विकासशील देश क्या है कि अब भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अभी तो यहाँ पे इंडस्ट्रियां बनना शुरू हुई हैं, धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो काफी समय, देखो दक्षिणी गोलार्ध में अगर एक बात करो तो आप जैसे एक तो अफ्रीका है,
पूरा अफ्रीका। और दक्षिणी, आप ऐसा नहीं कि उत्तरी गोलार्ध में कोई विकासशील देश ही नहीं है, सारे के सारे ही विकसित है। देखो अब एशिया में भी अगर आप बात करोगे तो इंडिया है, इंडिया विकासशील देश में। इंडिया दक्षिणी गोलार्ध की जो आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट करता है। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, आप उधर दक्षिणी अमेरिका देखोगे जो दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है, तो वहां से ब्राजील हो गए, अर्जेंटीना हो गए, ऐसे जो सारे देश हैं ये सारे विकासशील देश हैं। और इन सबका एक ही मत है कि भैया सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होनी चाहिए। इन लोगों ने ज्यादा नुकसान करा ऊपर वालों ने, विकसित देशों ने, तो क्या करो, इनसे ज्यादा भरपाई करो। और हम लोगों ने तो अब धीरे धीरे औद्योगिकरण का जो युग है हमारा तो अब शुरू हुआ है। अब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रिया लगना शुरू हुई है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने डेवलपमेंट करना शुरू करा है। और इतने समय तक क्यों नहीं कर पाए? पहले तो तुम लोग यूरोपियंस आ गए हमारे देशों में, एशिया और अफ्रीका में आए, तुम लोगों ने हमारे देश के लोगों को गुलाम बना लिया। यहाँ के सारे संसाधन तुम लोग वहां पर ले गए, यहाँ के पेड़ पौधों को काट के, जंगलों को खत्म करके, हमारी पूरी जो संपदा है, संसाधन है, उनको तुम लोग खत्म करके, और आज तुम पर्यावरण पर्यावरण चिल्ला रहे हो। तो पर्यावरण को बर्बाद करने वाले कौन हो? बोले ये उत्तरी गोलार्ध के ही लोग हैं। और आज हम विकास कर रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं साहब विकास तो नहीं, पर्यावरण को बचा रहा है। तो भारत हमेशा इस मुद्दे पर समर्थित रहा है इन लोगों के, और इसलिए विकासशील देश कहने कि अभी हमने तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया को शुरू ही करा है, इसलिए वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जा रहे हैं। तो विकासशील देश कह रहे हैं जो प्रतिबंध, जो रोक टोक विकसित देशों पर लग रही है वो हम पर ना लगे, विकासशील देशों पर ना लगे। क्यों? क्योंकि हम तो औद्योगिकरण अभी हमारे शुरू हुआ है और हम सामाजिक और आर्थिक विकास करेंगे, हम लोग सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि अगर हम लोगों ने सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करा, अगर हम लोगों ने सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करा तो हम तो दुनिया से पिछड़ जाएंगे। हमारे देश के लोगों का आर्थिक जीवन है वो कैसे सुधरेगा, सामाजिक जीवन है वो कैसे सुधरेगा। ऐसे ही बच्चों, जैसे कि आप पीछे के लेक्चर्स में पढ़ चुके हो, 1968 में जो एनपीटी की ट्रीटी हुई, परमाणु अप्रसार संधि, उसमें कहा गया कि 1967 तक जिन 5 देशों ने परमाणु हथियार बना लिए हैं वही देश बनाएंगे, बाकी कोई भी नहीं बनाएगा। भारत ने उसका भी ऑपोजिशन करा, विरोध करा, बोले गलत बात है, हाँ सारे नष्ट कर दो, हम सबसे पहले साइन कर देंगे, पर तुम परमाणु हथियार रखो और बाकी कोई भी देश ना रखे, हम बिल्कुल भी इस चीज को अलाउ नहीं करते, हम साइन नहीं करेंगे। तो भारत हमेशा से विकासशील देशों के का प्रतिनिधित्व भारत करता रहा है हमेशा। और इसी प्रकार से अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा, नियो के बारे में पढ़ा होगा, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, उसमें भी विकासशील देशों ने मांग उठाई थी कि साहब जो अभी आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसमें सुधार हो, हमारे देशों की थोड़ी सी स्थिति सुधारने में विश्व हमारी मदद करे। उस समय भी भारत ने विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करा। तो भारत ने हमेशा विश्व पटल पर ऐसी बात बोली है जो हमारे देश के लिए तो सही है ही, बल्कि उन देशों के लिए भी जो थोड़े पिछड़े हुए हैं, विकासशील देश है उनके लिए भी, और यहां तक कि जो पूरे विश्व के लिए है सही है, वो बात बोली है। क्योंकि भारत की हमेशा से जो सोच रही है, विचारधारा रही है, वो क्या रहा है? वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा रही कि पूरा विश्व एक परिवार है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो कि अभी G20 में लिखा गया था कि एक पृथ्वी है, एक परिवार है, तो हमारा सबका एक ही भविष्य है। तो इसलिए एक भविष्य को ध्यान में रख करके काम करा जाए। भारत सदैव जो विश्व के लिए बेहतर हुआ उन्हीं कामों में भारत ने योगदान दिया है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देश ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के अगर कोई कानून बनते हैं, उनका निर्माण होता है, उनका प्रयोग और उनकी व्याख्या करते समय, मतलब उनका इंटरप्रिटेशन, मतलब इनमें ये बातें हैं, सारी ये बातें समझाते हुए उस समय जो विकासशील देशों की जो विशिष्ट जरूरत है, और ये विशिष्ट जरूरत क्या है कि हम हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास करेंगे, हम हमारा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, और उस सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो पर्यावरण है उसको नुकसान कम से कम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पर अगर पहुंचता है तो उसकी ज्यादा भरपाई उत्तरी गोलार्ध के लोग करें। तो हमारी जो विशिष्ट जरूरत है, विकासशील देशों की जो विशेष जरूरत है, उसका विशेष ध्यान रखा जाए। ये तस्वीर दिखाई गई उद्योगों की, देखो कहां कितना जो धुआं है वो यहाँ इंडस्ट्रीज में से निकल रहा है और कितना प्रदूषण हो रहा है। सन 1992 में 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत कहा गया। और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, अर्थ समिट हुआ, कहां पर हुआ? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में हुआ, कहां पर था ये? ब्राजील में था। 1992 में हुआ, कब से कब तक हुआ? 3 से लेकर के 14 जून तक ये हुआ था। और ये पहला पृथ्वी सम्मेलन था जिसमें सतत पोषणीय विकास की बात करी गई थी, जिसमें एजेंडा 21 रखा गया था, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो इसी पृथ्वी सम्मेलन में, इस अर्थ समिट में इस बात को मान लिया गया था कि हाँ भैया साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी है।
बोले हम सबकी संपदा है, पूरी एक है ये पृथ्वी, पर इस पे जो जिम्मेदारियां हैं वो सबकी अलग अलग है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ विकासशील देशों की जीत हुई, इनकी बात को मान लिया गया कि हाँ भाई आपकी बात सही है और आपकी बात सही है, तो इसलिए अब एक नया टॉपिक शुरू हो गया कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी है। ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हम कॉमन प्रॉपर्टी है पर उसकी डिफरेंशिएटेड हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी अलग अलग होगी। इस संदर्भ में रियो घोषणा पत्र का कहना है कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावनाओं से आपस में सहयोग करेंगे। इस संदर्भ में जो रियो का घोषणा पत्र था, जो डिक्लेरेशन था कि साहब रियो डी जेनेरियो में फाइनल निष्कर्ष क्या है, उस घोषणा पत्र में कहा गया कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब इस धरती का जो पूरा पर्यावरण है, जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, पूरा जो बैलेंस है, उसकी अखंडता और गुणवत्ता की बहाली। अखंडता का मतलब क्या है कि जैसा हमारा यहाँ पे पर्यावरण सिस्टम है वो खंड ना हो, बिखरे ना, टूटे ना, सही चलता रहे। वहां की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी की बहाली हो, तो क्वालिटी अच्छी बनी रहे, सुरक्षा हो और संरक्षण के लिए जो विभिन्न देश है विश्व बंधुत्व की भावना से काम करे। विश्व बंधुत्व का मतलब क्या हो गया, पूरा विश्व में एक भाईचारे की भावना से, चलो ठीक है यार हम लोगों ने तो हमारा विकास कर लिया है, अब ये भी कर ले। जैसे ऐसा नहीं होता कि चलो भैया मेरे पास तो पैसे हैं, भाई को चाहिए तो ये लो मैंने भाई को दे दी, भाई तू भी ये पैसे इस्तेमाल कर लो। एक भाईचारे का जो भाव है उस भाव से काम करना चाहिए और उस भाव से पूरे विश्व को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होगी। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय, अपक्षय का मतलब एक प्रकार से जो डिप्लेशन हुआ है, जो नुकसान हुआ है पर्यावरण को, ठीक है, तो हम सीधा सा कह सकते हैं पर्यावरण में नुकसान, पर्यावरण में गिरावट, ठीक है, ये सब। तो पर्यावरण का जो ये विश्वव्यापी नुकसान आज हमें देखने को मिलता है, इतना प्रदूषण है, इतनी ग्रीन हाउस गैसेस है, ओजोन परत में छेद हो जाना, ऐसी जो घटनाएं, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापवृद्धि को अगर हम लोग देखते हैं, ये जो सारी घटनाएं, इन सब में विभिन्न राज्यों का मतलब अलग अलग देशों का अलग अलग योगदान है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध वालों का ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध वालों का कम है। तो जब योगदान अलग अलग है तो यहाँ पे जिम्मेदारियां भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधन है। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज्यादा है, तो ये जो विकसित देश के समाज है उनका वैश्विक पर्यावरण पे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट पे ज्यादा दबाव है और इनके पास ज्यादा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, वित्तीय संसाधन मतलब फाइनेंस जो पैसा है वो ज्यादा है। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भैया आपके पास संसाधन ज्यादा है, आपके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, आपने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक विकसित, एक आप बड़े होने के नाते पे क्या करो, टिकाऊ विकास के लिए अपना योगदान दो, ज्यादा से ज्यादा योगदान दो और अपना जो है उस जिम्मेदारी को स्वीकार करो कि हाँ साहब मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं और ये पृथ्वी है, हमारी पूरी अर्थ है, इसको सेव करने की जिम्मेदारी सभी की। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में भी कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। अब जलवायु के परिवर्तन से संबंधित, जलवायु मतलब जो क्लाइमेट अभी बदल रहा है, उस क्लाइमेट के जो बदल रहा है उससे संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका नियमाचार मतलब पूरा जो एक नियम है कि सभी इन नियमों को मानना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 1992 में भी ये बात कही गई है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश, मतलब जो संधि है इस संधि को स्वीकार करने वाले देश साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी, मतलब हमारी जितनी क्षमता होगी उतना हम पर्यावरण को सुधारने में काम करेंगे और हमने हमारे पर्यावरण को जितना अपक्षय नुकसान पहुंचाने में अपनी हिस्सेदारी दी है उसके हिसाब से अब हम पर्यावरण की सुरक्षा करने की प्रयास करेंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि सभी देशों ने स्वीकार कर लिया कि हमें जितनी क्षमता होगी उतनी क्षमता के अनुसार हम पर्यावरण को बचाने की कोशिश करेंगे, सुरक्षा करने की कोशिश करेंगे, संरक्षण देने की कोशिश करेंगे और हमारे द्वारा जितना भी नुकसान पर्यावरण का हुआ है उतनी ही अब हम भरपाई करने में भी हिस्सेदारी देंगे। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। तो इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले जो देश है इस बात पर सहमत है कि ऐतिहासिक रूप से और मौजूदा समय में, मतलब आप इतिहास में देखो, हिस्ट्री में भी देखो तो इन विकसित देशों का ही ज्यादा योगदान है ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन में और मौजूदा समय में भी। सबसे पहली बात तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये क्या है, देखो ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैसेस हैं बच्चों जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है
हमारा जो पर्यावरण है उसको नुकसान हो रहा है, जिसमें आ जाती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, मीथेन आ जाती है, ऐसी गैसेज आ जाती है। इन ग्रीन हाउस गैसेज के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हो जाता है वैश्विक तापवृद्धि। जो हमारा पूरा जो विश्व है, मतलब जो हमारी पृथ्वी है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे बुखार में आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, ज्यादा बुखार हो जाती है तो फिर डॉक्टर मेजर करके बताता हो साहब बुखार ज्यादा है। तो एक नॉर्मल जो टेम्परेचर बॉडी का रहता है वो तो रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से एक नॉर्मल टेम्परेचर पृथ्वी का रहता है, वो तो ठीक है, वो तो इट्स ओके। बट ज्यादा टेम्परेचर हो गया, वैश्विक तापवृद्धि होगी, तो जैसे हमें बुखार होती है वैसे पृथ्वी को बुखार हो गई, तो अब हमारी बुखार के बाद क्या होता है, हम कुछ काम धंधा नहीं कर पाते, बस बेड पर लेटे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। तो उसी प्रकार सोचो अभी पृथ्वी बीमार हो जाएगी तो फिर ये भी कुछ नहीं कर पाएगी, मतलब हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करेगी, और ये अच्छा नहीं करेगी तो फिर हम तो सब खत्म हो जाएंगे। तो वैश्विक तापवृद्धि बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इसके अलावा ओजोन में है डिप्लेशन होता है, ओजोन परत में जो है अपक्षय होगा, नुकसान होगा। ये तो ग्रीन हाउस जो गैसेस है उत्सर्जन, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस को ज्यादा से ज्यादा जो पैदा कर रहे हैं, ग्रीन हाउस से जो ज्यादा से ज्यादा निकल रही है, वो कहां से निकल रही है, विकसित देशों से निकल रही है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है बड़े बड़े जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके कारण है। इसका कारण अगर आप जैसे जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज अपन लोग यूज करते हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, वो है। तो ये विकसित देशों का ज्यादा योगदान इनमें है। यह बात भी मानी गई कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। और देखो दो बातें, पहली बात तो यह कि विकसित देशों का ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करने में, उसको क्रिएट करने में ज्यादा योगदान है। दूसरी यह बात भी मान ली गई कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति के हिसाब से देखें तो वहां उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। मतलब विकसित देशों का अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर अपेक्षाकृत क्या है, ज्यादा है। विकसित देशों में जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, और जो विकासशील देश है उनमें कम हो रहा है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है। तो यही कारण था जिसमें चीन और भारत जैसे जो विकासशील देश है उनको क्योटो प्रोटोकॉल की जो बाध्यताएं थी उनसे अलग रखा गया कि साहब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसकी बाध्यताएं आप पर लागू नहीं होंगी। अभी क्योटो प्रोटोकॉल को भी अपन पढ़ेंगे। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है इसमें जो बाध्यता है, जो बातें ऐसी लिखी गई है जहां पर आपको कुछ रोक लगाई गई है, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो आपको नहीं मानने, क्योंकि आप लोगों का ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है वो कम है। अब विकासशील देश हो, अभी आप सामाजिक आर्थिक विकास अपना कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो वो करिए आप लोग साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के तहत। ये देखने को मिलता है कि आप लोगों ने पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाया है, इसलिए पर्यावरण के सुधारने में आपकी कम हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते का मतलब राष्ट्रों के बीच में समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए, जितने भी औद्योगिक देश हैं, जो विकसित देश हैं, जहां पे बड़े बड़े उद्योग है, खूब बड़ी मात्रा में उद्योग है, तो ऐसे देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस वहां से निकल रही है उसको कम करने के लक्ष्य निर्धारित करे गए कि भैया इतने समय तक आप इतना जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन आपके देश में हो रहा है आप उसको कम कर लोगे, इस रेट तक आप लोग लेकर करके आ जाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग में इनकी कोई ना कोई भूमिका जरूर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मिथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें हैं, इनका मानना है कि हमारे वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में कहीं ना कहीं इनका जरूर योगदान है, इन गैसेस का योगदान है। और इन्हीं गैसेस को हम लोग किस में काउंट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में काउंट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में काउंट कर रहे हैं। तो जैसे ये पूरे पृथ्वी की तस्वीर दिखाई गई और उस पर अलग अलग देशों के जो झंडे हैं वो दिखाए गए। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए बात बड़ी प्रलयकारी साबित होगी। तो देखिए अब ग्लोबल वार्मिंग का भी आपको यहाँ पे अर्थ बता दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो विश्व है, हमारी पृथ्वी है, उसका क्या होता है, तापमान इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और यहाँ पे पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो धरती पे जो जीवन है, मतलब जो जीव है, अपन सभी जो लोग हैं, उनके लिए क्या है, काफी प्रलयकारी है, काफी नुकसानदायक की चीज साबित हो सकती है। जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे और सिद्धांत
कि इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए। क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में सहमति बनी। देखिए अब जापान में क्योटो है, वहां पे क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो सम्मेलन हुआ था। कब हुआ? 1997 में। ये जो ईयर्स है ये याद रखिएगा, 1997 में कौन सा हुआ, 1992 में कौन सा हुआ, ये सारे। तो 1997 में प्रोटोकॉल बना। 1992 में जो हुआ था, क्या हुआ था 1992 में? रियो डी जेनेरो की समिट हुई थी। तो उसी में क्या है, कुछ सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी कि साहब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर क्या क्या काम करना है, और उसी से ये बात निकल करके आई थी कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां हम सभी की है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 को ध्यान में रखते हुए क्योटो प्रोटोकॉल के सिद्धांतों को आलोक में सहमति मिली है। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में सहमति मिली है। जो यहां पर जो सिद्धांत तय हुए थे उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके क्योटो प्रोटोकॉल को सहमति दी गई है। क्योटो प्रोटोकॉल सिर्फ किस पे काम कर रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होना चाहिए। ये जो मीटिंग बुलाई गई थी वो किस लिए बुलाई गई थी कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो। और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किसका ज्यादा है? विकसित देशों का ज्यादा है। विकसित देश और विकासशील देश की जो बात है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां कहां तय हो चुका था? 1992 में, 1992 में तय हो चुका था। अब हम लोग बात कर लेते हैं साझी संपदा की। साझी संपदा, साझी संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। इसके पीछे मूल तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रखरखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे। साझी संपदा का अर्थ होता है किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। ठीक है, मतलब वहां का जो पूरा समुदाय है, जो पूरी कम्युनिटी है, उन सब उसके मालिक है। कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है, एक परिवार मालिक नहीं है, सभी उसके मालिक है। जब सभी उसके मालिक है तो दो चीजें सभी को मिलेंगी, उस पर अधिकार भी सभी का होगा और उसके प्रति उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होगी वो भी सभी की होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अधिकारी अधिकारी, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर मैंने पहले भी बताया था कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में लोगों ने आप सभी ने मिलकर के एक सामुदायिक भवन बनवा लिया। मतलब इन द सेंस ऐसा वहां शादी वादी के फंक्शन कर सकते हैं, कोई फंक्शन कर सकते हैं। अब उसमें ऐसा है कि अधिकार सबका है, आपकी कॉलोनी का कोई भी व्यक्ति वहां पे फंक्शन कर सकता है कि साहब कोई भी फंक्शन वो कर लिया, परंतु उसकी जो मेंटेनेंस है वो कहीं से टूट फूट गया है तो उसको सुधार करवाने में भी सबकी जिम्मेदारी है। अगर जैसे मान लीजिए आज मेरे घर में कोई फंक्शन है, मैंने वहां फंक्शन करा है, तो उसको पूरा साफ ऑफ कर करके, बिल्कुल साफ सफाई कर करके, वहां जो भी रिसोर्सेज मैंने यूज करे उनका इस्तेमाल कर करके उनको फिर लोक लगा कर करके मैं बंद कर दूं। तो यहाँ पे जितना अगर मेरा अधिकार होगा तो उतना मेरा उत्तरदायित्व भी होगा, जितने मेरे पास अधिकार है उतनी मेरी जिम्मेदारी भी है। तो ऐसा साझी संपदा है। तो साझी संपदा पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व होगा, मालिकाना हक होगा। इसके पीछे जो तर्क दिया जाता है वो ये कि संसाधन की प्रकृति, उपयोग का स्तर और रखरखाव के संदर्भ में हर सदस्य को बराबर तो अधिकार मिले और बराबर की ही जिम्मेदारियां मिले। उदाहरण के लिए सदियों के चलन और आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदायों ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए हैं। अब उदाहरण के लिए देखें तो सदियों से भारत में ग्रामीण जो समुदाय उन्होंने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय कर रखे हैं। निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिक तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है, उसकी गुणवत्ता और गरीबों को उसकी उपलब्धता कम हो रही है। अब निजीकरण धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। लोग अब जमीनें लेकर के वहाँ बिल्डिंगे, कॉम्प्लेक्स खड़े कर रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। ज़्यादा गहनतर खेती होने लगे, ज़्यादा खेती के लिए स्थान चाहिए। आबादी की वृद्धि हो चुकी है, पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें गिरावट आ चुकी है। इन सब के कारण जो साझी संपदा है उसका आकार घट रहा है और उसकी जो क्वालिटी है वो भी कम हो रही है और गरीबों को उसकी जो उपलब्धता है वो कम हो रही है, मतलब उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे। राजकीय स्वामित्व वाली वन्य भूमि में पावन माने जाने वाले वन प्रांतर के वास्तविक प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था साझी संपदा के रखरखाव और उपभोग का ठीक ठाक उदाहरण है। देखिए, अब आप लोग ऐसा पहले बचपन से सुनते भी होंगे और आज भी सुनते होंगे कि भैया जैसे कोई पेड़ है, उस पेड़ को कोई समुदाय नहीं काटने देता। बोला नहीं साहब इस पेड़ को तो नहीं काटने देंगे, ये बहुत शुभ पेड़ है, देवता का वास यहाँ पर होता है, देवता यहाँ रहते हैं। ठीक है, ऐसे कर करके काफी पेड़ों को, काफी संसाधनों को लोगों ने बचाया है। तो वो क्या है कि एक साझी संपदा, साहब ये हमारे पूरे समुदाय की संपदा है। ठीक है, और ऐसे बहुत से उदाहरण आप पूरे भारत से पढ़ सकते हैं कि काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेड़ों के संरक्षण कर पेड़ों को बचाया है कि साहब हमारी साझी संपदा है। तो इसके बारे में हम आगे वाला जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें पूरा कवर करेंगे। जो पावन वन प्रांतर है, मतलब जो पावन वन है, जो ऐसे जंगल जिनको पावन माना गया है, पवित्र माना गया है कि साहब ये तो हमारे लिए पवित्र है, तो उस
कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्या करा गया है, उन जो फॉरेस्ट है, उन जंगल है, उनकी रक्षा करी गई। तो राजकीय स्वामित्व, मतलब राजकीय स्वामित्व का मतलब जो सरकार के अंडर में ऐसे वाली जो वन्य भूमि है, उसमें जो पावन माने जाने वाले वन प्रांत है, पावन पवित्र मानने वाले जो वन प्रांतर है, उनके वास्तविक प्रबंधन की जो पुरानी व्यवस्था थी कि साहब यहाँ पूरा समुदाय रहता है, यही इसकी रक्षा करता है। वो नहीं काटने देते, चाहे कोई कितना ही बड़ा से बड़ा पर्यावरणविद आ जाए, कोई भी आ जाए, नहीं काटने देंगे, साहब ये तो हमारे लिए पवित्र है, हम नहीं काटने देंगे। तो उसकी क्या हो गई, पेड़ की रक्षा हो गई, और वो पेड़ से जो अनेकों फायदे हैं वो मिलते ही रहते हैं। तो ये एक अच्छा उदाहरण है साझी संपदा का और रखरखाव का। ये खेती बाड़ी की तस्वीर आपको दिखाएगी। दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतों का प्रबंधन परंपरा अनुसार ग्रामीण समुदाय करता है। तो दक्षिण भारत में देखेंगे तो वन प्रदेशों में, ठीक है, जो ऐसे प्रदेश हैं जहां पे वन है, तो उनमें जो पावन वन प्रांतर है, उनका प्रबंधन, उनका जो पूरा मैनेजमेंट करता है, वो परंपरा अनुसार ग्रामीण समुदाय करता है। जो पूरा ग्रामीण समुदाय, पूरे गाँव में रहने वाला पूरा समुदाय है, वो सब उसका बचाते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, और उससे जो भी फायदे मिलते हैं उन फायदे लेते हैं, और पर उसको हानि नहीं होने देते, उसको नुकसान नहीं होने देते। तो वो मैनेजमेंट किसके पास है, लोगों के पास है। लोग ही संभाल करके रखते हैं, सरकार और तक बात ही नहीं जाने देते, लोग उसको कटने ही नहीं देते हैं, सेफ उसको रखते हैं। और अब आगे हम इन पावन वन प्रांतों के बारे में जानेंगे, और अगले लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत का क्या स्टैंड है, जो पर्यावरण के मामले में उस पर भारत का क्या स्टैंड रहा है वो भी जानेंगे। और ये बच्चों आप लोगों के लिए कोर्सेज हैं लर्निंग आर्ट्स की एप्लीकेशन पे, कक्षा 12 अर्थशास्त्र का, राजनीति विज्ञान का, भूगोल का, कोई सा भी कोर्स अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा, आपके डाउट सॉल्व करे जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एप्लीकेशन पे होंगे, मॉडल पेपर आप लोगों को कराए जाएंगे, और हर वीडियो की वन शॉट की PDF आप लोगों को मिल जाएगी। तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। कुछ ही समय अब एग्जाम में बचा है, तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, हैंड रिटन नोट्स पाने के लिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने के लिए जरूर इस कोर्स से जुड़िएगा। और सिर्फ नाम मात्र फीस है, पूरे सेशन की इतनी सी फीस है जितनी सी आप 4-5 दिन में खा पी करके खर्चे पैसे कर देते हो। तो अगर कोर्स लेना है तो इन 2 नंबरों पे कॉल करें और टीम को बोले कि मैम मेरा जो भी सब्जेक्ट आपके पास हो वो सब्जेक्ट के कोर्सेज आप ले सकते हैं। ओके, और आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नई जानकारियां मिलती रहे। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।